चमचागिरी चरम पे। आप देख लीजिए इतना, मतलब ये सब कुछ इतना बदल चुका है। जेल से छूटने के बाद ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि हम बहुत बड़ी क्रांति है, देश कितना बड़ा कितना बड़े 1.5 साल बाद आप छूट के आ रहे हो। फ्री बिजली वाईफाई के साथ साथ दिल्ली में शराब क्रांति लाई। अगर जिस जगह पे आपने क्रेडिट लिया कि मैंने ठेका बंद करवाया और वहीं पे आपने एक और ठेका खुलवा दिया, क्या वजह है? तो यानी कि आप सीधे सीधे कह रहे हैं मनीष जी तो शराब नीति के जो भी उन पे इल्जाम लगे हैं वो कहीं ना कहीं। मैं नहीं जानता ये मनीष सिसोदिया जी ने किस वजह से लिए, किस वजह, वो तो ईडी जाने, सीबीआई जाने, कोर्ट जाने। यानी कि तो वही बात हुई, 60% को आपने रेस में ही नहीं रखा। आपने रेस में नहीं रखा, आपने उस 60% को फेल करके एक साल बर्बाद कर दिया। साल नहीं, आपने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। एक ही परिवार की पार्टी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, बहुत फेमस उनकी वो। जी जी। तो इसका मतलब संजय सिंह ने अपनी अब स्पीच बदल ली होगी। आप बिल्कुल बदल चुके होंगे, डेफिनेटली बदल चुके होंगे। क्या देश में हालात बदले, अच्छे दिन आए, मानते हैं अब आप? मैं पहले भी मानता था। ओसामा जी कहने वालों की पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया आम आदमी। बिल्कुल। स्वाति मालीवाल के साथ क्या हुआ? स्वाति मालीवाल जैसे लोगों को अपने घर पे पीटा जाए और उसको दूसरी पार्टी का दलाल बता के बदनाम किया जाए, क्या बीतती होगी दिल पे उन लोगों के? कब्र का हाल मुर्दा ही जाने। जब आप गलत लोगों के साथ हाथ मिलाओगे सत्ता में आने के लिए, तो वो गलत लोग सत्ता में आने के बाद में जिस वजह से हाथ मिलाया था उसका फायदा तो उठाएंगे। मुझे मनीष सिसोदिया ने फ्लाइट में कह दिया था गुजरात से लौटते वक्त कि अगर पार्टी में टिकट की इच्छा से आया तो पार्टी से चले जाओ। आप दिल्ली में कहते हैं कि जो राजेंद्र नगर में हादसा हुआ वो हादसा नहीं, हत्या थी। हाँ, मैंने कहा है। वजह पूछना चाहूंगा। लापरवाही। क्या कहना चाहेंगे दिल्ली से? 9 साल दिल्ली बेहाल नहीं चाहिए केजरीवाल। साल 2011 में देश में भ्रष्टाचार को लेकर एक आंदोलन हुआ। आंदोलन का चेहरा थे अन्ना हजारे। इसी आंदोलन से कुछ और चेहरे भी खूब फेमस हो गए और इसी का फायदा उठाकर एक राजनीतिक पार्टी का उदय हुआ। इस पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी। हालांकि अन्ना हजारे पीछे रह गए, लेकिन उनको गुरु बताकर उनका इस्तेमाल करने वाले तमाम लोग अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं पूरी करने में कामयाब हो गए। जैसे अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, आतिशी मारलेना, सौरभ भारद्वाज या फिर दुर्गेश उपाध्याय इत्यादि इत्यादि। IITN, डॉक्टर्स, पत्रकार, मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करने वाले तमाम युवाओं ने पहले अन्ना हजारे के साथ उस आंदोलन में काम किया और फिर बाद में देश को बदलने की बात करने वालों के बहकावे में आकर वो इस पार्टी में भी जुड़ गए, जिन्होंने अपनी जवानी इस पार्टी के नाम कर दी। ना हेल्थ की चिंता, ना घर के चूल्हे की चिंता, ना अपनी रोजी रोटी की चिंता, बस देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा लेकर वो चल दिए इस देश को बदलने। इन्हीं में से एक चेहरा आज मेरे स्टूडियो में मौजूद है, जिनसे मैं बहुत सारी बातें करूंगा। दिल्ली की लक्ष्मीनगर विधानसभा से फरवरी 2015 से फरवरी 2020 तक आम आदमी पार्टी के विधायक रहे। अन्ना आंदोलन से लेकर आम आदमी पार्टी के उत्थान तक और पहले चुनाव से लेकर हाल ही के लोकसभा चुनाव तक बड़ी भूमिका में रहने वाले नितिन त्यागी जी आज मेरे साथ मेरे स्टूडियो में मौजूद हैं। नितिन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद शगुन भाई। तो नितिन जी, सबसे पहले तो इस मौके पर आप क्या कहेंगे कि दो त्यागी आज एक साथ? देखिए, त्यागी जनरली वेस्टर्न यूपी में होते हैं और वेस्टर्न यूपी का एक बहुत बड़ा जोक है कि जो है एक त्यागी त्यागी होता है और दो त्यागी जब मिल जाते हैं तो गैंग हो जाता है। बहुत पुराना जोक है। तो यानी आज लेट्स डू इट। दो त्यागी आज बैठ करके मिलकर ढेर सारी बातें करेंगे। ढेर सारी बातें करेंगे। तो नितिन जी, जिस पार्टी में आप रहे, आम आदमी पार्टी का मैं बात कर रहा हूँ, उस पार्टी में एक बहुत प्रचलित एक दो लाइनें थी। मैं आज उनको बताता हूँ, आपको याद दिलाता हूँ कि जो इस देश के काम न आई वो बेकार जवानी है, और अब भी जिसका खून न खोला खून नहीं वो पानी। आपने तो इस देश के नाम अपनी जवानी कर दी। 51 साल की उम्र हो गई, विधायक बन गए, पार्टी से क्यों दूरी बना ली? देखिए, मुझे लगता है कि पार्टी में बहुत सारी चीज़ें थी। जिस वक्त ज्वाइन किया था तो वो देश के लिए किया था, और जब ज्वाइन किया था तब तो ऐसा भी नहीं था कि चुनाव लड़ने की कोई इच्छा थी, और उस वक्त तो बस ये था कि कुछ बदलाव होना है और उस बदलाव में अपने पूरा का पूरा योगदान देने की कोशिश है। और आप जानते होंगे, मैं अपना ऑफिस बंद करके, अपना बिजनेस बंद करके और पूरी तरीके से अपने आप को झोंक दिया था उसके अंदर, और उसका फ़ायदा भी मिला। 28 सीटें आई पहली बार 2013 में, और 49 दिन सरकार चली। लोगों के अंदर एक भरोसा आया उस टाइम पे कि ईमानदारी से सरकार चल सकती है, और उसका रिजल्ट भी आया कि 2015 में फिर 67 सीटें आईं। उस 67 सीटें आने के बाद में बस धीरे धीरे मुझे लगता है रेत की तरह सब चीज़ें हाथ से निकलती चली गई। 2015 में तो आप विधायक? मैं विधायक था और मैंने ये होते हुए देखा अपने चारों तरफ। पर क्या होता है कि आदमी जो है ये सोचता है कि चलिए बड़ा कुछ अच्छा होने वाला है, तो छोटी छोटी जो गड़बड़ हो रही है उस पर आदमी पर्दा डालता चलता है। जो छोटे जख्म होते हैं आदमी छुपाता है उन लोगों से जो आपके बहुत करीब होते हैं, जिन्होंने आपको आगाह किया होता है कि तुम गलत लोगों के साथ मिले हो, और आपका विश्वास जो है
ये मानने को तैयार नहीं होता कि आप गलत कर रहे थे, और या गलत लोगों के साथ आप थे, या गलत लोगों का आपने साथ दिया, गलत चीज़ों में आपने साथ दे दिया, या चुप गलत चीज़ों में बैठे। उस वक्त जिस वक्त आंदोलन चालू हुआ, या जिस वक्त आम आदमी पार्टी बनी, जिन मुद्दों पे बनी, वो एक एक करके मुद्दे ख़त्म होते चले गए। पार्टी जो है वो प्योर पॉलिटिकल पार्टी हो गई। जिस पार्टी के खिलाफ हम लोग बहुत लड़के आए थे, उस पार्टी के वही लोग जिनके खिलाफ हमने आंदोलन किया था, वो धीरे धीरे पार्टी में शामिल हो जिनके गए। खिलाफ लाठियां खाई थी, जिनके खिलाफ लाठियां खाई थी, वो पार्टी में आके टिकट ले रहे थे। और हमारा जो कार्यकर्ता जो सिर्फ चने और गुड़ पे चल के चुनाव लड़वाता था, वो अपने घर बैठ गया। ये हुआ है इस पार्टी में, और लोगों ने देखा है और मानते हैं अधिकांश लोग। आज की तारीख में देखिए, अभी 2 साल पहले चुनाव हुए निगम के, 250 सीटें पे चुनाव हुए। मुझे लगता है कम से कम 180 लोग ऐसे होंगे उन 250 में से जो बाहर से आए हुए होंगे। बाहर क्या हुआ यानी आम आदमी दूसरी पार्टी से। डेफिनेटली, और वो सिर्फ टिकट के लिए। अगर आपको याद हो, बड़ा बड़ा लिखा होता था, अगर आपकी टिकट लेने की चाहत है तो आप इस पार्टी को छोड़ दीजिए, इस पार्टी से जुड़िए मत। और आज की तारीख में टिकट चाहने वाले ही इस पार्टी में आ रहे हैं। आप देखिएगा सब जगह पे, हर जगह पे। मैं तो आपको लिटरली गिनवा सकता हूँ कौन सा आदमी कहाँ किस पार्टी से आया है और आके उसने टिकट पाया है। 2014 के चुनाव में मेरा भी एक्सपीरियंस है ये। आपका एक्सपीरियंस रहा मेरा होगा। एक्सपीरियंस है। मुझे मनीष सिसोदिया ने फ्लाइट में कह दिया था गुजरात से लौटते वक्त कि अगर पार्टी में टिकट की इच्छा से आया तो पार्टी से चले जाओ। डेफिनेटली, कहाँ है ना ये चीज़। तो ऐसा क्यों है कि मनीष सिसोदिया जी ने ये आपको कहा, लेकिन खुद चुनाव लड़ने की चाहत उनके अंदर रही? ऐसा क्यों है कि अरविंद केजरीवाल जी सबको ये कहते थे, लेकिन आज जेल में इतने महीने होने के बावजूद सीएम की कुर्सी उनसे नहीं छोड़ी जा रही? वो इतना बड़ा जो उन्होंने घर बनाया है, वो उनसे नहीं छोड़ा जा रहा। और अच्छा, घर की बात आई तो वो घर बनाया ही क्यों? इतना लग्जूरियस घर मुझे ये बनाने तो की कहते क्या थे जरूरत मैं है? बंगला नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, कोई लग्जरी नहीं चलिए, लेंगे। उनको पहली बार उन्होंने कहा, उनको फिर समझ में आया कि चीफ मिनिस्टर रहते हुए बहुत सारी सुविधाएं अपने लिए नहीं, पर जितने लोग मिलने आते हैं उनके लिए चाहिए होती लेकिन हैं। 65 लेकिन करोड़ लग्जरी 65 करोड़ और इस तरीके की लग्जरी, आप घर को, अगर वो सच में अपने आप को सीएम बोलते हैं दिल्ली का, एक बार दिल्ली की जनता के लिए खोल दें घर के दरवाजे, कि एक बार आके दर्शन कर लो उस घर के। उस मैं घर के दिल्ली जैसा का- दूसरा घर पूरी दिल्ली में देखने को नहीं मिले। कि मैं दिल्ली का बेटा हूँ और आइए, और मैं सबसे ईमानदार आदमी और आम आदमी हूँ, और आइए मेरे घर पे और देख लीजिए मेरा एक बार कह तो दें, देख ले जनता, अपने आप समझ जाएगी कि आम आदमी है या नहीं है। यू वुड बी सरप्राइज। आई डोंट नो आप गए हैं वहां, नहीं गए हैं, मैं आपको बता रहा हूं, ऐसा घर आपने दिल्ली में दूसरा नहीं देखा होगा। मैंने तो जब जब मैं खुद इस पार्टी में रहा हूँ, चूंकि आपको जी, पता मैं है, जानता हूँ। और मैं 2016 में मुझे लगता है कि मैं आखिरी बार उस घर में गया था, तो वहाँ कैफ़े कॉफ़ी डे का एक आउटलेट होता था, आपको भी याद होगा। हाँ बिल्कुल था। ठीक है, देखिए मुख्यमंत्री घर में कैफ़े कॉफ़ी डे का आउटलेट। वो ठीक है। मेरे को ये लगता है कि उसके बाद जो सिचुएशन हुई, ये अंतर मन से एक इच्छा प्रकट हुई ना, कि मैं इस तरीके की लग्जरी लाइफ जीना चाहता हूँ, तभी तो ऐसा घर बनाया। यानी कि सोच बदली। सोच बदली होगी, इच्छाएं बदली होंगी, महत्वाकांक्षाएं बदली होंगी। पहले इच्छा थी पब्लिक के लिए काम करने की, जैसा हमको लगता है। हमें लगता है क्योंकि हम देश के लिए आए थे, हम देश की वजह से जुड़े थे, हमें लगता है कि इनकी इच्छा थी कि लोगों के लिए काम करना है। आज इच्छा ये हो गई कि मुझे भी बड़ा घर चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, सब कुछ ऐसा होना चाहिए जो किसी दूसरे के पास ना हो। ये परिवारवाद के खिलाफ बात करते थे कि हम परिवारवाद के खिलाफ हैं। सुनीता केजरीवाल जी आज खुद ही आकर के मुख्यमंत्री को डिफेंड करती हैं, अपने पति को डिफेंड defend नहीं कर रही सुनीता केजरीवाल, और इस ऐसे वक्त बहुत सारे पार्टी और चला रही एग्जाम्पल। हैं। जी, नहीं, वो पार्टी चला रही हैं, प्रॉपरली इस वक्त पार्टी चला रही हैं। देखिए, शरद पवार जी के साथ अगर मीटिंग हुई है तो सुनीता केजरीवाल जी मीटिंग कर रही हैं। मनीष सिसोदिया जी बाहर आ चुके हैं, वो जेल के बाहर पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं आज की तारीख में। और याद रखिएगा इस वर्ड पे कि जेल के बाहर, पर मीटिंग कौन कर रहा है? सुनीता केजरीवाल जी। इस चीज को ध्यान दीजिए कि किस तरीके से पार्टी में आज की तारीख में जो खड़े होके जोर जोर से बोलते थे कि अगर किसी का किसी घर का, किसी परिवार का एक आदमी किसी पद पे भी होगा तो दूसरे आदमी को बूथ तक का पद नहीं दिया जाएगा, ये कहा जाता था। बिल्कुल ठीक बात। और उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लाया गया, अमेंडमेंट लाया गया कि नहीं, अब एक ही घर से 2 से ज्यादा लोग भी चुनाव लड़ सकते हैं। अच्छा, ये इन्होंने पार्टी का संविधान बदला है? संविधान बदला गया, पर उस संविधान में ये कहा गया, कुछ एमएलए जो चाहते थे कि उनके परिवार के और लोगों को भी टिकट मिल जाए, उनको कहा गया आज की तारीख जब से कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हुआ है उसके बाद से जो लोग ज्वाइन करेंगे सिर्फ उन्हीं पे लागू है, पुराने वालों पे लागू नहीं होगा। अच्छा, यानी कि विधायक जी की पत्नी ने अगर पहले पार्टी ज्वाइन कर ली तो उन पर लागू नहीं होगा, ये कहा गया। अच्छा, ये कहा गया। लेकिन आज की तारीख में तो देखने को मिल रहा है कि एक ही परिवार से 2-2, 3-3 एक्चुअली मिला है टिकट, जिनके परिवार में खुद एमएलए हैं तो उनके परिवार में
पुत्रवधू को पार्षद का टिकट मिल रहा है, और इस तरीके का काफ़ी कुछ हो कोई रहा है। एग्जांपल नाम लेके बताएंगे? और रजौरी गार्डन देखिए आप। रजौरी गार्डन। हाँ, तो वहाँ पे जो विधायक हैं उनकी पुत्रवधू वहाँ से पार्षद भी हैं। मुझे लगता है दयाराम चंदेला की बात कर रहे हैं आप? हाँ, धनवंती चंदेला। हाँ, दयाराम चंदेला के परिवार से जो आती हैं। हाँ जी, हाँ जी। जी जी, वो उनकी पुत्रवधू इस वक्त उनकी पार्षद भी। पर और भी देखिए जी, आप, बिल्कुल। काफ़ी लोग हैं। मेरे ख्याल से प्रकाश जारवाल हैं यानी हमारे कि एमएलए, हाँ, उनकी उनकी वाइफ जो पत्नी। हैं वो पार्षद हैं। और तो ऐसे अब काफ़ी सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। ओके, तो यानी कि परिवारवाद के खिलाफ जो बोलते थे उसकी तो धज्जियां नहीं, उड़ गई। परिवारवाद का तो कुछ बचा नहीं। आप देखिएगा, अभी कुछ दिन पहले जब अरविंद केजरीवाल जी अरेस्ट हुए थे, तो उसके बाद एक इंडिया गठबंधन की एक रैली बुलाई गई थी, और स्टेज जो शेयर हो रहा था, आप लेफ्ट साइड से शुरू कीजिए, आपके पास वो फोटो कहीं ना कहीं से जी, मिल जी। जाएगी, दिखाइएगा सबको। महबूबा मुफ्ती बैठी हैं, वो अपने आप में, उनका नाम संजय सिंह बोला करते थे, बड़ी फेमस उनकी स्पीच है परिवारवाद के कश्मीर ऊपर। से लेकर कश्मीर कन्याकुमारी से तक। कन्याकुमारी तक महबूबा मुफ्ती बैठी हुई थी। वहाँ पे सोनिया गांधी बैठी थी, वहाँ प्रियंका गांधी बैठी थी, वहाँ पे राहुल गांधी बैठे थे, वहाँ अखिलेश यादव बैठे थे, वहाँ तेजस्वी यादव बैठे थे, आदित्य ठाकरे बैठे थे, उद्धव ठाकरे बैठे थे, वहाँ पे दीपेंद्र हुडा बैठे हुए थे, वहाँ सुनीता केजरीवाल जी भी बैठी हुई थी, अनीता और सिंह भी बैठी हुई थी। अनीता सिंह भी नहीं, अनीता सिंह अनीता स्टेज पे नहीं सिंह, थी। अच्छा। वहाँ पे सुनीता केजरीवाल जी बैठी थी, और वहाँ पे हेमंत सोरेन की वाइफ भी बैठी हुई थी। ये सब क्या परिवारवाद नहीं है? क्या ये सब परिवारवाद में नहीं आता है? तो इसका मतलब संजय सिंह ने अपनी अब स्पीच बदल ली होगी। आप बिल्कुल बदल चुके होंगे, डेफिनेटली बदल चुके होंगे। क्यों नहीं बदलेंगे? आज की तारीख में आप बताइए ना, उन्हीं की उसी स्टेज पे बैठे हुए लोग, उन्हीं का नाम लेके वो बोलते थे संजय सिंह। आप बता दीजिए, ये तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत क्या है? कौन सा परिवारवाद की बात करते हैं फिर वो? तो एक ही परिवार की पार्टी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है बोला बहुत करते हैं। फेमस उनकी वो। जी जी। आप देखिएगा, और इस फोटो को निकाल के दिखाइएगा, इस क्लिप को निकाल के दिखाइएगा, लेफ्ट टू राइट दिखाइएगा, इसी सीक्वेंस में बैठे हुए थे सारे के सारे। अच्छा, चलिए परिवारवाद को छोड़कर मैं दिल्ली पे आता हूँ अब, क्योंकि आप दिल्ली लक्ष्मीनगर से विधायक रहे और दिल्ली में आप बहुत सक्रिय रहे हैं और अभी भी सक्रिय हैं। अब आप पार्टी आपने बदल ली है, अब आप बीजेपी का दामन आपने थाम लिया है। जी। तो क्या देश में हालात बदले, अच्छे दिन आए, मानते हैं अब आप? मैं पहले भी मानता था, और मैंने कभी हमेशा ये कोशिश करी, देखिए राजनीति होनी चाहिए और इशू बेस्ड राजनीति होनी। हम दिल्ली की राजनीति करते थे, दिल्ली में लोगों के लिए काम करते थे, पर जहाँ पे मैंने एक चुनाव, लोकसभा चुनाव से जस्ट पहले एक वीडियो डाला था, उसमें मैंने साफ तौर पे ये बोला था कि लोकसभा चुनाव में हर चुनाव का एक अपना अलग मुद्दा होना चाहिए। लोकसभा चुनाव में वोट डालते हुए आदमी को ये सोचना चाहिए कि मेरे देश के लिए सबसे बेहतर क्या है। और मैं उस वक्त मानता हूँ, आज भी मानता हूँ, कि मुझे फिलहाल नरेंद्र मोदी जी और उनकी चलती हुई सरकार से बेहतर फिलहाल इस देश में कोई और ऑप्शन नहीं दिखाई देता। ये बहुत बड़ा रीज़न है। आप देखिए पूरी दुनिया में कितनी अराजकता है। आप देखिए इजराइल हमास का युद्ध के बारे में देखिए आप, ईरान कूद रहा है उसके अंदर, सीरिया उसके अंदर आने की उसमें संभावना में है। उधर यूक्रेन और रशिया का युद्ध है, वो रुक के राजी नहीं है। इधर चाइना के साथ हमारे रिलेशन कैसे चल रहे हैं आपको पता है, और चाइना ताइवान का कभी भी युद्ध छिड़ सकता है, अंदाज़ा है। बांग्लादेश क्या हो रहा है आपको दिखाई दे रहा है। कब ये लड़ाइयाँ, ये चीज़ें हमारी सरहद तक पहुंच जाएंगी? यू नेवर नो। यू नेवर नो। जब वो सरहद पे पहुंच जाए हमारे, तो उस वक्त कौन इस देश को लीड करना चाहिए, वो आदमी को एक बार आंख बंद करके जो सोचेगा, उसको पता चल जाएगा कि देश की राजनीति में किसके ऊपर भरोसा करके चलना चाहिए, किसमें दम भी है। किसमें दम है। आप सोचिए तो सही, एक बार आंख बंद करके खुद सोच लीजिए कि और क्या पुराना इतिहास उठाकर देख लीजिए, उसको भी याद कर लीजिए। पूरा इतिहास उठा लीजिए। हो सकता है पहले बहुत अच्छे प्रधानमंत्री रहे हैं देश के अंदर, मैं उनके लिए नकारता नहीं हूं, किसी के लिए कुछ कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन आज की स्थिति में देख लीजिए जो बेस्ट ऑप्शन है आपके पास में क्या है। नहीं, अब से पहले तो मौन प्रधानमंत्री थे, 26/11 हो गया। डेफिनेटली वो थे। मेरा ये कहना है कि आज की स्थिति में आप देख लीजिए, जितने लोग खड़े होके छोटी छोटी चीज़ों पे देश को जाति के नाम पे बांटने की कोशिश कर रहे हैं, उनमें से एक भी चेहरा ऐसा है जो देश की रक्षा के लिए उस पर आप भरोसा कर सकते हो। राजनीति के स्तर को किस तरीके से घेरा जा रहा है, एक समाज को संगठित करके और बहुत पावरफुल तरीके से इंडिया को आगे बढ़ाने की कोशिश प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं।
तो अब उनको हराना है, उनसे पार पाना है, तो उस पूरे के पूरे समाज को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं जाति के नाम पे। ये आपने देखा है। बिल्कुल। आप पूरे के पूरे ऑपोजिशन की स्पीच में आप सुनिए कितनी नफरत भरी हुई है उन स्पीचों में। छोटे छोटे इशू को इतना बड़ा बना के वो लोग पेश करने की कोशिश करते हैं, और बड़े इशू के ऊपर सारे के सारे चुप बैठ जाते हैं। फिर से आम आदमी पार्टी पे लौटता हूँ। बड़ी तकलीफ हुई होगी उस दिन जब ओसामा जी कहने वालों की पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया आम आदमी बिल्कुल। पार्टी के अंदर कार्यकर्ता ऐसे होंगे जिन्होंने जो ये बताएंगे कि जिस वक्त मैं वहाँ पे खड़ा हुआ था स्टेज के सामने, मीडिया गैलरी और स्टेज के बीच में मैं खड़ा हुआ था, तो मेरे साथ जो कार्यकर्ता थे उनको मैं एक कह रहा था कि आज इन लोगों के लिए जिंदाबाद कहना पड़ेगा और इन लोगों के लिए ताली बजानी पड़ेगी। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस बात को मानते हैं कि वो कैसे भरोसा कर लें इस बात पे कि जो है वो आज महबूबा मुफ्ती के साथ खड़े हैं। दिसंबर 2012 की एक फ़ोटो देख रहा था मैं आपके फेसबुक की टाइमलाइन पर। उस फोटो के कैप्शन में आपने लिखा हुआ है कि आज देश के लिए कुछ करते हैं, आज कुछ तूफानी करते हैं। आम आदमी पार्टी की टोपी आपने लगाई है और झंडा तिरंगा हाथ में है आप। जी बिल्कुल। मुझे लगता है कि वो निर्भया केस के आंदोलन की तस्वीरें हैं। डेफिनेटली। मैं सबसे पहला आदमी मैं ही था जो इंडिया गेट पहुंचा था उस दिन। और आज बहुत दुख के साथ मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये भरोसा था उस टाइम पे कि हम लोग कुछ बदल पाएंगे, पर बस इतना ही बदला है कि जो है उस टाइम पे जो हम लोग के साथ आवाज़ उठा रहे थे लोग, स्वाति मालीवाल जैसे लोगों को अपने घर पे पीटा जाए और उसको दूसरी पार्टी का दलाल बता के बदनाम किया जाए, इसके बाद क्या भरोसा रह जाएगा इन लोगों के ऊपर। स्वाति मालीवाल के साथ क्या हुआ? मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा, क्योंकि आप स्वाति मालीवाल और मेरे आपकी को बहुत अच्छी दोस्ती रही है। मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। और एक बार उन्होंने अनशन किया था एक कानून को पास कराने के लिए, तो मैंने उनसे स्टेज पे कहा था कि वो मुझे गांधी जी और रानी लक्ष्मीबाई का कॉम्बो लगती हैं। आज भी मैं उनसे यही कहता हूँ, जितनी हिम्मत उस महिला के अंदर है, उसने मुझे लगता है पूरे देश में अपना नाम बनाया है। पूरे देश नहीं, विदेशों तक उसके नाम की ख्याति है। इतना लड़ी है वो महिलाओं के हक के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए। आज उस लड़की को चीफ मिनिस्टर के आवास पे, मुख्यमंत्री आवास में पीटा जाता है। पार्टी के बड़े नेता निकल के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि उसके साथ गलत हुआ है, उसके साथ अभद्रता हुई है, और जिसने अभद्रता की है उसके खिलाफ कड़ा एक्शन लेंगे। और मुख्यमंत्री उसके साथ लखनऊ एयरपोर्ट पर मुझे लगता है कि वो फोटो सबसे पहले आप ही ने वायरल की थी। आपने अपने ट्वीट पर डाली थी। मैंने फेसबुक पे डाली थी। और इससे शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। या तो संजय सिंह झूठ बोल रहे थे, आके बोले कि मैं झूठ बोल रहा था। संजय सिंह बहुत सीनियर हैं और आप उनके साथ रहे हैं, मैं भी उनके साथ बहुत रहा हूँ। वो आके बोल दें इस बात को कि मैं उस दिन झूठ बोल रहा था, और नहीं तो ये बोल दें कि आज मैं दबाव में चुप हो गया हूँ, आज मैं अपने राज्यसभा की सीट के लालच में मैं चुप हो गया हूँ। राज्यसभा की सीट का लालच ही तो है, और क्या है कि तुम्हारे साथ की तुम्हारी साथी उसके ऊपर हाथ उठ जाता है और आप धृतराष्ट्र बने रहे। सच बात है। आज आप देखिए राजनीति आम आदमी पार्टी की इस तरह की हो गई है। अभी ओलंपिक में आपने देखा होगा, बड़ा कंट्रोवर्सी हुई विनेश फोगाट जी को लेकर। जी, बहुत अच्छी रेसलर हैं और मुझे लगता है उनको पदक मिलना चाहिए था। ये मेरी पर्सनल इच्छा है। बीइंग अ इंडियन आई फील प्राउड अगर हमारे यहाँ का कोई एथलीट अच्छा करता है। वो डिस्क्वालीफाई हो गए। इतनी टुच्ची राजनीति, कुछ भी करने को आप तैयार हो कि बोलते हैं कि प्रधानमंत्री ने करवाया है। आप सोचिए, उसके अंदर इतनी बड़ी राजनीति करने की कोशिश कि एक रेसलर अगर डिस्क्वालीफाई हो गए, जिसके लिए हरीश साल्वे जी को वहां भेजा गया स्पेशली कि उसके लिए लड़ें, उसका इल्जाम डाल रहे हैं प्रधानमंत्री के ऊपर। और आप बदतमीजी देखिएगा, ये मैं बदतमीजी शब्द जानबूझ के इस्तेमाल कर रहा हूं। राज्यसभा के सांसद हैं दूसरी बार के संजय सिंह जी, अपील कर रहे हैं पब्लिक के सामने खड़े होके नेताओं की तरह से भाषण में कि कोई पार्टी विनेश फोगाट जी को राज्यसभा भेज दे। सुनिएगा, उन्हें पता है कि 30 साल से कम उम्र का इंसान को राज्यसभा में नहीं भेजा जा सकता। और उन्हें, जब इतने अनपढ़ तो नहीं होंगे, वरिष्ठ नेता है, अपना होमवर्क किया होगा, उन्हें पता है कि उसकी एज उतनी नहीं हुई है, फिर भी राजनीति क्रिएट करने के लिए, मुद्दा क्रिएट करने के लिए उन्होंने ये बात बोली। उन्हें पता था कि नहीं भेजा जा सकता, कोई चाहे तो भी नहीं भेज सकता। और अगर इतना इच्छा है तो मैं उनको एडवाइस करना चाहूंगा आपके माध्यम से
कि 1 साल बाद वो 30 साल के हो जाएंगे, रिजाइन कर दें अपनी राज्यसभा की सीट से और विनेश फोगाट को दे दें। ताली बजाऊंगा उनके लिए। लेकिन आपको लगता नहीं कि एथलीट जो भी जैसे साक्षी मलिक हों या विनेश फोगाट हों, ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकली सबोटाज हो गए हैं? जैसे जिस दिन विनेश फोगाट भारत लौटे, उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन जब उसके बाद दूसरी तस्वीर जब सामने आई तो दीपेंद्र हुड्डा उनके साथ गाड़ी पे थे जब वो रोड शो कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता आपको कि ये सबोटाज है? देखिए, कोई, मैं ये कहूँगा कि कोई भी कुछ भी सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, पॉलिटिकली यूज़ कर रहा है, नहीं कर रहा है, कुछ भी हो, वो हमारे देश की एक एथलीट है, हमें उनका मान सम्मान करना चाहिए। पर उनको पॉलिटिकली यूज़ करके, इनफैक्ट यूज़ नहीं कर रहे, आप पॉलिटिकली मिसयूज़ कर रहे हैं। हरियाणा में क्योंकि चुनाव है, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। हरियाणा में चुनाव को लेके इस तरीके के टुच्चे मुद्दे क्रिएट करने की कोशिश करना, एक देश के सबसे बड़े नेता को लेके उनको बदनाम करने की कोशिश करना, पूरी की पूरी पार्टी को बदनाम, किसी मुद्दे को लेके, ओके, आमने सामने हुआ, उन्होंने अपनी बात रखी, वो सहमत नहीं हुए उनकी बात से, बात खत्म। लेकिन ऐसा इशू बनाने की कोशिश करना, इस तरीके का क्रिएट करना, ये किस लेवल की गंदगी है। और इस गंदगी को आप एक सीनियर पोस्ट पे होके, एक सीनियर लेवल पे होके, एक ऐसे नेता होके जिसको काफ़ी लोग फॉलो करते हैं, आपकी बात को मानेंगे, तो आपको जिम्मेदारी से बोलना चाहिए। आप इतने गैर जिम्मेदाराना बयान दे सकते हो कि उसकी एज भी नहीं हुई तो भी आप कह रहे हो कि पार्टियों को देना चाहिए उसे राज्यसभा। तुम दे के दिखा दो, तुम 1 साल बाद दे देना, अपनी सीट छोड़ देना। अच्छा, बात चलिए राज्यसभा की करिए आपने। क्या अभिषेक मनु सिंघवी को, मैं फिर आम आदमी पार्टी पे आ रहा हूँ, क्या अभिषेक मनु सिंघवी को आम आदमी पार्टी राज्यसभा भेजना चाहती है और इसीलिए स्वाति मालीवाल के साथ जो हुआ वो इसी सीट के लिए हुआ? देखिए, फ्रैंकली मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, किसी तरीके का कोई आइडिया नहीं है। ये सुनने में आया, मेरे भी सुनने में आया, पर जहाँ तक मुझे ऐसा अंदाज़ा है, कोई क्लैरिटी इसके ऊपर नहीं है और मेरे को 1% भी नहीं पता, तो मैं इस पर क्या कमेंट राघव चड्ढा भी पार्टी छोड़ने वाले हैं, काफी दिनों से शांत हैं आजकल। मेरे को इसके बता बारे में दीजिए किसी- कुछ। देखिए, मुझे आपको actually पता कोई होगा, idea नहीं। पार्टी में राघव, बहुत अंदरूनी तक रहे हैं आप। मैं अंदरूनी रहा हूँ, सब कुछ है, पर इसके बारे में कोई छोड़ने वाला होता है तो कब कहता है कि मैं छोड़ने वाला गुप्त रूप से छोड़ देते हैं, मन बना लेते हो हैं और सकता छोड़ है। देते पर हाँ, ये मैं आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ कि राघव चड्ढा एक बड़े जो है पॉपुलर चेहरे हैं आम आदमी पार्टी के, और बहुत यंग एज में उन्होंने काफ़ी कुछ अचीव किया और बहुत हर मुद्दे पे बड़े मुखर होके वो बोलते थे, ट्वीट करते थे, सब कुछ करते थे। पर पहले जहाँ एक दिन में 4-5 ट्वीट आते थे, आज 5-7 दिन में एक ट्वीट आता है, शायद 5-7 दिन में भी नहीं आता, महीने 2 महीने में आता है। अचानक से ये चुप्पी जो है पूरी ना की कहीं पूरी इशारा पार्टी में मुझे लगता है सबको खलती है। और पीठ पीछे तो देखिए, मैं कहूँगा पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेताओं को मैंने उनका मजाक उड़ाते हुए, उनके बारे में अपशब्द कहते हुए मैंने सुना है अपने सामने। तो कहीं ना कुछ हो सकता है, पर क्या है इसके बारे में मैं राघव चड्ढा आज आपको फोन करेंगे इस पॉडकास्ट को देखने के बाद कि कौन कौन से वो नेता हैं जो मेरे बारे में अपशब्द कहते हैं। ठीक है। बड़ी बात बता दी आज आपने। नहीं, ये फैक्ट है, इसमें झूठ नहीं है। और झूठ मैं एक्चुअली कभी बोलता भी नहीं। जी कोशिश रहती है जो बोलूँ वो सच बोलूँ। जी। और राजनीति के लिए, वोट पाने के लिए और अपनी कभी जगह बनाने के लिए ये सब करने की तो कभी कोशिश। ये आम आदमी पार्टी में गैंग चलते हैं, सुना है मैंने। हाँ, गुटबाजी चलती है। पहले एक टीम हुआ करती थी, पूरे आम आदमी पार्टी की टीम आम आदमी पार्टी, या अरविंद केजरीवाल जो हैं वो सबके जो है सर्वे सर्वा हैं तो टीम केजरीवाल करके होता था। आज बहुत सारे नेता, एक्चुअली इन लोग के जो मैनेजर किस्म के लोग थे वो आज नेता हो गए हैं पार्टी के, और वो बहुत इनसिक्योर किस्म के लोग हैं, और उन्होंने गुटबाजी बहुत ज़्यादा चालू कर दी है। ये पार्टी के अंदर अनडिनायबली बड़े बड़े जो नेता बन गए हैं पार्टी में, आप बहुत सारे कार्यकर्ताओं के पेजेस पे देखेंगे, बोलेगा टीम दुर्गेश पाठक, टीम आतिशी, टीम संदीप पाठक। वो अपने फेसबुक पेज पे, ट्विटर पे, अपने इंस्टा पे हैंडल पे, वो ये लोग उन लोगों की टीम का होने का, स्पेसिफिकली उनकी टीम का होने का ये लोग डिक्लेरेशन देते हैं इस तरीके से। तो हमारे यहाँ पे डेफिनेटली बहुत सारी, मतलब हमारे यहाँ नहीं कहूँगा, आम आदमी पार्टी में डेफिनेटली आज की तारीख में 6-7 टीमें हैं जो बहुत सक्रिय हैं। और उसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूँ। एकदम आप कभी लक्ष्मी नगर घूम के आइए। लक्ष्मी नगर से मैं एक बार एमएलए रहा, दूसरी बार मैंने कॉन्टेस्ट किया, मैं हारा कुछ वोट से,
और इस बार भी क्योंकि मैं अब तक लक्ष्मी नगर को लीड कर रहा था, तो जब तक मैं था तब तक तो मैं ही था। जब से मैंने छोड़ा है वहाँ पे 14-15 कोई लोग हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, अच्छी भी बात है, लड़ने की इच्छा होना कोई गलत बात नहीं है। पर आप ये देखिएगा कि जो लोग लक्ष्मी नगर के नहीं हैं, लक्ष्मी नगर से कोई लेना देना भी नहीं है, एक टीम आतिशी के कॉन्टेस्टेंट वहाँ पे पहुँचे हैं जो सबको बता रहे हैं, और आतिशी जी कॉल कर रही हैं लोगों को कि इनको हेल्प कीजिए। एक टीम संदीप पाठक के सज्जन वहाँ पहुँचे हुए हैं। एक सज्जन वहाँ पे कहते हैं कि मेरे को संजय सिंह जी से संजय सिंह की भी टीम है कोई? हाँ, उनकी वैसे तो आज की तारीख में दिल्ली में हाल ये है कि कौन संजय सिंह, पर हाँ उनकी टीम है। अच्छा, दिल्ली की राजनीति में मुझे लगता नहीं कि उन्हें कहीं पे भी कोई उनके लिए कोई जगह है फिलहाल। ये जो छोटे छोटे नेता हैं उन्होंने ही उनको साइड कर रखा है। तो यानी कि बस वो उत्तर प्रदेश की थोड़ी सी झंडा बरदारी करते रहते हैं और देश के अलग हाँ, अलग हिस्सों में। देश के अलग अलग हिस्सों में, और वो बेसिकली मैं आपको एक बात बताता हूँ। संजय सिंह जी अच्छा बोलते हैं, और अच्छा बोल के उनको माइलेज जो है पूरा का पूरा सोशल मीडिया पे मिलता है। और अगर सोशल मीडिया इतना अच्छा ना चला रहा, उनकी टीम चला रही होती, तो मुझे नहीं लगता इतना अच्छा बोलने वाले एक्चुअली बहुत लोग हैं। तो वो उन लोगों की कमी हो सकती है। संजय सिंह अगर आगे हैं तो सोशल मीडिया के माध्यम से। तो यानी आप कह रहे हैं कि संजय सिंह सोशल मीडिया के नेता हैं? डेफिनेटली मैं ये मानता हूँ। सोशल मीडिया, अगर संजय सिंह सोशल मीडिया के नेता नहीं है तो जहां से वो अपने आप को बताते हैं सुल्तानपुरी, वहां से चुनाव लड़के वहां से एक दिखाएं? बार चुनाव लड़के दिखा। तो वहां से कैसे चुनाव चैलेंज करता हूं मैं उनको, वो चुनाव लड़के दिखा दे वहां से एक बार। कभी गए हैं आप सुल्तानपुर संजय सिंह के घर पे? नहीं, मैंने तो संजय सिंह अपने आप को जो रेहड़ी पटरी वालों के आंदोलनकारी बताते हैं। इनफैक्ट मैंने तो एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है संजय सिंह पे, संघर्ष के 25 साल, जिसे इन लोगों ने अपने हैंडल पर डाल लिया। देखिए, मैंने देखा है संजय सिंह जी का, बहुत सालों से मैंने उनकी यात्रा को देखा है, और मैंने देखा है कि जो है वो खुद बहुत स्ट्रगल करते हैं पार्टी की बहुत सारी चीज़ों को लेके। और मैं इस बात को चैनल पे आपके इस पे कह रहा हूँ कि अगर थोड़ा बहुत छटा काद पाओ किसी में इंसानियत बची होगी वहाँ पे सत्ताधारियों में, तो वो एक शायद संजय सिंह में बची। अच्छा, इंसानियत बची है उनकी? अगर थोड़ी बहुत किसी में बची। आप मानते हैं ऐसा? मैं मानता हूँ, मेरा पर्सनल मानना है। पर्सनल मानना है ऐसा आपका? यानी कि भावनात्मक जुड़ाव आपका अभी भी कहीं ना कहीं कुछ लोगों से है? देखिए, इतने भावनात्मक जुड़ाव तो मुझे लगता है वो पार्टी की वजह से नहीं है। इंडिविजुअली सबके साथ काम किया है तो सबके साथ रहना चाहिए। कि पार्टी की वजह से किसी से कोई दुश्मनी थोड़ी है। मेरी एक विचारधारा की बात थी, विचारधारा की वजह से मैं जुड़ा। आपने देखा होगा जितनी बार बैरिकेड पे चढ़ा होऊंगा, डंडे खाए होंगे, अरेस्ट हुआ होऊंगा, सड़कों पे घसीटा गया होऊंगा, बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने इतना स्ट्रगल किया होगा वहाँ पे। हर तरीके से किया है वो, क्योंकि अंदर से वो आग थी कि इन मुद्दों के लिए लड़ना है। आज वो मुद्दे ही नहीं दिखाई दे रहे। आज जिंदाबाद कहते हुए जोर पड़ने लगा था तो छोड़नी पड़ी पार्टी। आप दिल्ली में कहते हैं कि जो राजेंद्र नगर में हादसा हुआ वो हादसा नहीं, हत्या थी। हाँ, मैंने कहा है। वजह पूछना चाहूँगा आपसे। लापरवाही, अपने काम से भागना, अपने काम की जिम्मेदारी किसी और के ऊपर डालना, किसी और के ऊपर इल्ज़ाम लगाना, और ये एक्सेप्ट ना करने की मेंटालिटी होना कि जो है जो भी गलत हुआ है वो मैं उसमें जिम्मेदारी नहीं हूँ। मुझे लगता है कि ये तो हत्या है। आप इसे कल्पेबल होमिसाइड कह दीजिए, मर्डर मत कहिए, लेकिन ये सब टर्मिनोलॉजी है। जहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि इस तरीके से गड़बड़ हो रही है, इस तरीके से बेसमेंट के अंदर इंस्टीट्यूट्स चल रहे हैं, क्या वहाँ के नेताओं को नहीं पता था? क्या वहाँ के पार्षद को नहीं पता था, या वहाँ के विधायक को नहीं पता था? दुर्गेश पाठक है ना विधायक? डेफिनेटली उसको पता होगा, दुर्गेश को डेफिनेटली पता होगा कि वहाँ पे इंस्टीट्यूट जो है बेसमेंट में चल रहे हैं। क्या एक्शन लिया दुर्गेश पाठक ने उसके ऊपर, या फॉर दैट मैटर किसी और ने भी क्या एक्शन लिया? और अचानक से जब डेथ हो जाती है तो पूरी दिल्ली में सारे के सारे इंस्टीट्यूट्स बंद कर दिए जाएंगे, सारे बेसमेंट्स पे ताले लगा दिए जाएंगे। किसी आदमी का सिर्फ स्टोर भी है बेसमेंट पे तो उसको आपने इस तरीके से कर दिया कि वो नहीं भी इंस्टीट्यूट है तो उससे या तो पैसे लेके उसे छोड़ा जाएगा। मतलब भ्रष्टाचार करने का एक और तरीका ढूंढ लिया। आपदा में अफसर, आपदा में अफसर, लिटरली ये है, बात। ये हालत है। जब एनजीटी कहता है इन लोगों से बोरिंग को बंद करने के लिए, तो आपदा में अफसर सबके यहाँ चलान भेज देते हैं, फिर सेटलमेंट करवाए जाते हैं। ये पूरी की पूरी दिल्ली का हाल बना दिया है हर चीज़ में। आज दिल्ली में बारिश हुई,
पूरा की पूरी दिल्ली डूबी डूबी सी लगने लगी। आज तक तो ऐसा होता था सिर्फ मिंटो ब्रिज की फोटो आती थी, अब आधी दिल्ली की फोटो आती। ये हालत है यहाँ पे। कितने बच्चे इस बार ऐसा हुआ, कितने लोग जो है बारिश की वजह से, पानी भरने की वजह से उनकी डेथ हुई, करंट लगने की वजह करंट लगने की वजह से। दिल्ली में ऐसा नहीं होता था। गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली की एक रूल बुक है जी, जिसे मैं- ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल बुक कहते हैं। उसका रूल नंबर 4 कहता है कि किसी भी काम की जिम्मेदारी, मैं आपको भेज दूंगा, किसी भी काम की जिम्मेदारी जो है उसी विभाग के मंत्री की ही है। यहाँ क्या होता है, यहाँ सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। आज मैंने चीफ सेक्रेटरी को ये चिट्ठी लिख के भेज दी है, आज मैंने एलजी को ये चिट्ठी लिख के भेज दी है, आज मैंने इस फलां डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को ये चिट्ठी लिख के भेज दी है, आज सारे अधिकारियों के बोल दिया गया है। उसके बाद क्या हुआ वो बताओ ना पब्लिक को। गर्मियों में पानी नहीं आया, सीवर की हालत खराब हो गई दिल्ली की, पानी मिक्स होके आ रहा है सीवर का। ये दिल्ली चाहते हैं हम लोग। आप वजह सोचिए, आप हैरान हो जाएंगे। 1998 में 480 जेई की पोजीशन सैंक्शन हुई थी। आज से इंफ्रास्ट्रक्चर 1/3 था उस टाइम पे, 1/3 इंफ्रास्ट्रक्चर। आज 250 वार्ड हैं दिल्ली के अंदर। आपको अंदाजा है कितने जेई होंगे दिल्ली में? मुझे तो नहीं लगता आधे भी होंगे। 150 जेई हैं। एक जेई पे 2 वार्ड है। उसको मेंटेन करना, उसके सीवर को, उसके पानी को, सबको कैसे होगा? जानबूझ के ये सिचुएशन क्रिएट की हुई है। और होना चाहिए था एक वार्ड पे 2 जेई। हाँ, इफेक्टिवली होने चाहिए थे। 480 का मतलब तो यही है। तो अगर आप लोगों को रख ही नहीं रहे हो, अगर आपने कभी भी चिट्ठी लिख के भेजा हो एलजी को कि भाई साहब ये जेई पूरे वैकेंसीज भर दीजिए, तो समझ सकते हैं कि हाँ भाई एलजी ने कहीं ना कहीं कुताही करी है। आपका इंटरेस्ट ही नहीं है, आप चाहते हो विक्टिम कार्ड खेलना। 10 साल से, जब से आम आदमी पार्टी जीत के आई है, बहुत सरप्राइजिंग है, वो तब से ही विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। आप सत्ता में क्यों हैं? अगर आप इतने बड़े विक्टिम, आपसे नहीं हो रहा, आपके अधिकारी नहीं सुन रहे, छोड़ दीजिए, आप किसी और को करने दीजिए। हमेशा पीड़ित वाला कार्ड खेलना। देखिए, पीड़ित वाला कार्ड मतलब अब लोग बोर हो गए, लोग परेशान हो गए। आप कुछ भी नहीं करने को तैयार हो दिल्ली के लिए। नाले की साफ सफाई करना किसकी जिम्मेदारी ये दिल्ली मैं में? पूछना चाहता हूँ जी। कि शैली ओबरॉय मेयर है, उन्होंने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, दिल्ली के 90% से ज्यादा नाले साफ हो चुके। जी, हमने भी देखी। आपने देखी होगी। इतनी गम्शन के साथ में, इतने विश्वास के साथ में अगर वो आके कह रही हैं, उन्होंने देखी होगी। और मेयर हैं, जिम्मेदार पद पे मेयर हैं। जिम्मेदार पद पे हैं, पार्षदों ने देखी होगी, आम आदमी पार्टी के नेताओं ने देखी होगी। पहले डिक्लेयर कर दिया इतने % नाले साफ हो गए। साफ हो चुके हैं। अचानक से बारिश हुई, पूरी दिल्ली डूब गई, भर गया पानी, तो ये कह दिया कि सफाई नहीं हो रही, राजनीति हो रही है, हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ वो हो गया। तो तुम तो गैर जिम्मेदार हो। इसका मतलब तुम अपनी कुर्सी से उठ के ही नहीं गए देखने के लिए कि सफाई हुई है कि नहीं हुई है। हवा में बोल दिया। डेफिनेटली या तो हवा में बोला है, झूठ बोला है, या आज जब सब गड़बड़ हो गई है, चीजें हाथ के बाहर निकल गई हैं, तो दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा दो, यानी रायता फैल गया तो विक्टिम कार्ड खेल दो। विक्टिम का। हर चीज में विक्टिम कार्ड खेल दो। और ये बयान भी आकर देने वाले दिल्ली के मंत्री हैं सौरभ भारद्वाज। डेफिनेटली सौरभ भारद्वाज ने दिया है। मैंने सुना अभी कुछ दिन पहले मनीष सिसोदिया जी ने बाहर आके ये बयान दिया है कि जानबूझ के इस तरीके की चीजें हो रही हैं। आपका एक ट्वीट देख रहा था मैं, आपने कहा मनीष सिसोदिया जी जेल से बाहर आ गए लेकिन अपने क्षेत्र में नहीं गए अब तक मिलने लोगों से। आप देखिए, पतपरगंज से वो चुनाव लड़ते हैं। इस बार तो बहुत कम मार्जिन से जीते थे। हाँ, हारते ठीक हारते है, बचे। पर आप ये खुद सोचिए कि मनीष सिसोदिया जी पतपरगंज में नहीं रहना चाहते। मनीष सिसोदिया जी आज भी वही डिप्टी सीएम वाला बंगले में रहते हैं, लेकिन वो तो आतिशी के पास है, तो आतिशी के घर में रह रहे हैं। सुना तो हमने भी था। तो मेरा ये मानना है कि आप तो यानी आज कि की तारीख में अपना वो सुख सुविधा को नहीं छोड़ना चाहते। जेल से छूटने के बाद आतिशी के बंगले में ही गए सिसोदिया जी। और एक और ट्रेंड हो गया आम आदमी पार्टी में, ये लोग जेल जाने से पहले राजघाट जाते हैं, जेल से छूटने के बाद हनुमान मंदिर जाते हैं, उसके बाद सुनीता केजरीवाल जी के पैर छूने जाते हैं, उसके बाद कहीं पे भी जाते हैं। ये देखिएगा आप देखिए जो छूट रहा है, चाहे वो संजय सिंह हो, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, ये पैर छूने वाली, ये जो परंपरा, चमचागिरी वाली परंपरा है, ये चालू हुई। चमचागिरी चरम पे। आप देख लीजिए, इतना मतलब ये सब कुछ इतना बदल चुका है। अच्छा, जेल से छूटने के बाद ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि हम बहुत बड़ी क्रांति है, देशभक्ति कितना हमने। बड़ा कितना बड़े 1.5 साल बाद आप छूट के आ रहे हो। अगर आपको मंदिर जाना था, हनुमान मंदिर तो पतपरगंज में भी बहुत बड़ा है, आप वहां पे क्यों नहीं गए? और यूं तो जेल जाने से पहले भी रोड शो किया था एक बहुत तगड़ा, मुझे याद है कि जेल जैसे जा कि हम कहीं बॉर्डर पे जा रहे हैं युद्ध लड़ने के लिए। बिल्कुल। और चोरी के मामले में आप जो है आप अंदर जा रहे हैं, फ्री आपके बिजली, ऊपर करप्शन का मामला है आपके ऊपर,
नहीं, फ्री बिजली देखिए, मैं नहीं, आपको सब मेरा चीज़ों मेरा के बारे पूरा में मेरा बता पूरा सुनिए ना पहले। फ्री बिजली वाईफाई ये कहते थे ना आप, जी, जी। हम भी कहते थे, मैं भी उस टाइम पे पार्टी में था। फ्री बिजली वाईफाई आम आदमी पार्टी लाई, लेकिन क्या फ्री बिजली वाईफाई के साथ साथ दिल्ली में शराब क्रांति लाई? मेरा ये मानना है, आम आदमी पार्टी में मैं आपको मनीष सिसोदिया जी के बारे में बता जी। दूं इसमें। मनीष सिसोदिया जी के यहाँ पे एक पांडव नगर क्षेत्र पड़ता है, वहाँ पे कभी ठेका हुआ करता था बहुत पहले, वो ठेका बंद हुआ और मनीष सिसोदिया जी ने जगह जगह जाके उसका ढिंढोरा पीटा कि उन्होंने बंद करवाया है। आज की तारीख में वहाँ पे नया ठेका खुला। अगर जिस जगह पे आपने क्रेडिट लिया कि मैंने ठेका बंद करवाया और वहीं पे आपने एक और ठेका खुलवा दिया, क्या वजह रही? यूं ही तो कोई बेवफा नहीं होता, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। क्या ऐसी क्या मजबूरी थी? मेरे यहाँ पे जहाँ लक्ष्मी नगर में एक मदर डेयरी रोड है, जी। जो कि NH24 से लेके लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन तक जाती है। उस पर एक ठेका था, आज उस पर 6 ठेके हैं। एक स्वराज नाम की किताब लिखी थी, आपने पढ़ी होगी। हम लोग जा के बेचा करते थे उसको, 40 रुपए की बिकती थी उस टाइम पे, आज अमेजोन से मिलती है 200 कुछ रुपए की मिलती है अमेजोन से आज की तारीख में। उसमें साफ साफ अरविंद केजरीवाल जी ने लिखा है कि कहीं पे भी अगर ठेका खुलना है तो वहाँ की महिलाओं से पूछा जाना चाहिए और 90% महिलाएं अगर ओके करती हैं तो ही ठेका खुले। ऐसे ही अगर कहीं ठेका खुला है और लोग परेशान हैं तो वहाँ के लोग अगर लिख के देते हैं तो वहाँ का ठेका बंद होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने साफ लिखा है ठेके जो हैं अधिकारी और नेता की मिली भगत से खोले जाते हैं। 5 ठेके जो एक्स्ट्रा खुले हैं वहाँ पे उस सड़क पे, कितनी महिलाओं से पूछ के किया था? मैंने वहाँ के लोगों से लिखवा के दिया था कि ठेका नहीं खुलना चाहिए, उसके बावजूद ठेका खुला है वहाँ पे। ये एक वार्ड, मैं आपको मेरे लक्ष्मी नगर के बता दूं, तो आप 4 विधायक वार्ड थे आते उस टाइम? हैं। आप विधायक थे उस समय? उस टाइम पे नहीं था, लेकिन पार्टी में थे? पार्टी में था, डेफिनेटली पार्टी में था। और ये तो तब की बात है जब ये पॉलिसी भी नहीं आई थी, जो पॉलिसी आई नई है शराब उससे नीति। पहले की बात बता रहा हूँ मैं आपको ठेके की। जब पॉलिसी आई है उसके बाद भी ठेके खुले हैं और लोगों ने मना किया। देखिए 100-200 लोग ने मना किया की बात अलग है। रमेश पार्क एक एरिया आता है लक्ष्मी नगर में, 4,500 लोगों से साइन करा के दिया था, 4,500 कि लोग। यहाँ ठेका नहीं खुलना चाहिए। जी, वहाँ ठेका खुला, अल्टीमेटली बंद हुआ जब पॉलिसी बंद हुई। सिमिलरली वहाँ पे राधू पैलेस के सामने एक ठेका खुल रहा था, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने धरना दिया वहाँ। ठेका बंद कराने के लिए खुद जी। की पार्टी ने जी, आंदोलन किया। पुलिस से धमकवा के ठेका खुलवाया गया। जब मैं विधायक था तो 2019 में विकास मार्ग पे एक ठेका, उसकी जिस भी जने से किराए पे ले रखी थी जगह वो ख़त्म हो रहा था या कुछ था कि ठेका शिफ्ट होना था। वहाँ के लोगों ने जहाँ शिफ्ट होके जाना था वहाँ के लोगों ने मना किया, मैंने वो ठेका नहीं खुलने दिया। जबकि मेरे पे दबाव डाला गया कि उस ठेके से सबसे ज़्यादा इनकम है पूर्वी दिल्ली से, तो आप प्लीज़ इसमें बीच में मत पड़िए। मैंने कहा कुछ भी हो जाए, चाहे पार्टी के विरुद्ध में जाना पड़े, मैंने वो ठेका वहाँ नहीं खुलने दिया और वो नहीं खुला। लेकिन मनीष जी की ऐसी क्या मजबूरी कि जहाँ पे उन्होंने कहा कि मैंने यहाँ ठेका बंद करवाया, वहीं पे उन्होंने दूसरा ठेका खुलवाया। तो यानी कि आप सीधे सीधे कह रहे हैं मनीष जी तो शराब नीति के जो भी उन पे इल्ज़ाम लगे हैं वो कहीं ना कहीं। मैं नहीं जानता ये मनीष सिसोदिया जी ने किस वजह से लिए, किस वजह, वो तो ईडी जाने, CBI जाने, कोर्ट जाने। लेकिन क्या वजह है कि जो ठेके पब्लिक में से हटके मॉल्स के अंदर थे वो पब्लिक के बीच में रिहायशी इलाकों में खोल दिए गए, दिल्ली में सड़कों पे ला दिए गए। एक के साथ एक फ्री स्कीम पर आपका क्या कहना है? क्या कह सकता हूँ, देखिए मुझे लगता है कि ये बहुत एक दिल तोड़ने वाली, दुर्भाग्यपूर्ण है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा दिल्ली के साथ में इस तरीके का कुछ भी होना। आप कैसे तोल सकते हो? बिजली माफ, पानी माफ, बिजली हाफ करते बिजली हाफ करते पानी माफ। दारू भी हाफ पे पहुंच गए, तो थोड़ा सा अजीब हो गया। और बहुत दुख है मेरे को इस बात का कि हम लोग इस ट्रैप में क्यों फंस गए, कहाँ गड़बड़ हो गई। इतना लोगों ने प्यार दिया, इतना मान दिया, इतना सम्मान दिया, किस चीज़ की कमी रह गई? शोएब इकबाल को भी आपकी पार्टी में ले आए? आपकी पार्टी नहीं है मतलब, तो आपकी पूर्व पार्टी में ले आए? देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं आम आदमी पार्टी में, मैंने आपको पहले भी कहा था, आ गए हैं जिनके खिलाफ हम लोगों ने आंदोलन किया था, जिन लोग के भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लोग लड़े थे। बहुत सारे हमारे विधायक इस चीज़ से परेशान हैं कि उन लोगों ने एक समय पे वहाँ पे लड़ाई लड़ी थी और आज उन्हीं लोगों को लाके, जो करप्ट थे, उनको वहाँ पे पार्षद का टिकट मिल गया, किसी को कुछ मिल गया, कहीं पे विधायक बने हमारे लोग, उनका टिकट काट के जिनके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई थी उनको टिकट दे दी।
क्या बीतती होगी दिल पे उन लोगों के? कब्र का हाल मुर्दा ही जाने। एक्चुअली आप सही कह रहे हैं, कब्र का हाल मुर्दा ही जाने। देखिए, आम आदमी पार्टी ने हमेशा बहुत टाइम से, मैं कहूँगा, सिर्फ और सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, डेटा को तोड़ने मरोड़ने की राजनीति करी है, लोगों को गलत डेटा देके, और इनका जो प्रचार का माध्यम है बहुत बहुत स्ट्रांग है और सोशल मीडिया पे बहुत स्ट्रांग है। एजुकेशन क्रांति की इन्होंने बात करी है हमेशा। मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा शिक्षा क्रांति के ऊपर बात करते हैं। मैं 2-3 चीज़ें शिक्षा क्रांति के ऊपर आपको बताना चाहता हूँ। ये कहते हैं 99% लोग पास होते हैं 12th में और हमारा रिजल्ट प्राइवेट स्कूलों से बेहतर आता है। इससे बड़ा झूठ कोई नहीं। 9th क्लास का एग्ज़ाम तकरीबन 2,60,65,000 बच्चे देते हैं। दिल्ली के 1000 के करीब सरकारी स्कूल हैं, उसमें मिला के 1 लाख बच्चे 9th में फेल करते हैं। जब 1 लाख बच्चे फेल नहीं होते थे ना 9th में, तो 70% रिजल्ट आता था 10th का। आज 94-95% 10th का रिजल्ट आता है, क्योंकि 1 लाख से ज़्यादा बच्चे फेल कर देते हैं लोग 9th में। बच्चे 1.5 लाख, 1.5 लाख में से भी 4-5% बच्चे फेल हो जाते हैं। 7,500-8 हज़ार बच्चे उसमें फेल हो गए। उसके बाद 11th में 50,000 से ज़्यादा बच्चे 11th में फेल कर दिए जाते हैं। ये इंटेंशनली फेल करते हैं? डेफिनेटली जानबूझ के फेल किए जाते हैं। उसके बाद 12th में अगर बच्चे ही कितने 40% बच्चे पहुंच रहे हैं ओरिजिनली, तो आपका रिजल्ट आएगा ही 99%। ये तो गजब की शिक्षा क्रांति है। यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है। अच्छा, इशू ये नहीं है कि जो है सिर्फ 40% बच्चा पास हो गया। ये जो 60% आपने फेल किया है, सिस्टम से बाहर निकाला है, इस 60% के लिए आपका क्या प्लान है? यानी कि तो वही बात हुई, 60% को आपने रेस में नहीं रखा। आपने रेस में नहीं रखा, आपने उस 60% को फेल करके का 1 साल बर्बाद कर दिया, साल नहीं, आपने उसकी जिंदगी बर्बाद जिंदगी कर बर्बाद दी। कर दी। वो क्या करेगा बच्चा? उसको आपने किसी लायक नहीं छोड़ा। आपने उसके पास क्या ऑप्शंस छोड़े हैं? उस बच्चे के फ्यूचर का क्या होगा? उसके लिए आप क्या कर रहे हो? आप 99% पे तो अपनी पीठ ठोक रहे हो। उस बच्चे का क्या होगा? वो 60% बच्चों का। एक एक परिवार में सोचिए, जहां पे वो लोग जानते हैं, बच्चे बता रहे हैं कि नहीं पापा, हम तो एग्जाम दे के आए हैं, हमें जबरदस्ती फेल कर दिया। तो बहुत बड़ी बात बता रहे हैं आप। मैं सच बता रहा हूँ आपको, आरटीआई का डेटा दे सकता हूँ आपको, और आप ट्रैक उठा के देख लीजिएगा 10th में कितने बच्चे पास होते थे कुछ दिन पहले तक। जब 27-28 हज़ार बच्चे 9th में फेल होते थे, 10th का रिजल्ट 70% ही आता था। आज 1 लाख बच्चे फेल करे जाते हैं जानबूझ के कि 95% आए। देखिए, 9th का रिजल्ट कोई नहीं पूछता, पूछा जाता है 10th का और 12th का। 10th का हमेशा जो है ब्लैक मार्क की तरह से होता था, तो इसलिए 9th में बच्चे जानबूझ के फेल करने चालू किए गए। यानी कि आपने तो उन बच्चों का एक अटेम्प्ट ही छीन लिया आगे भविष्य में जो बड़े बड़े एग्जाम्स देने थे उनको। डेफिनेटली। और देखिए, आज ऑलमोस्ट 10 साल हो गए आम आदमी पार्टी को सत्ता में आए हुए। अब उनके पास ये बहाना नहीं है कि कांग्रेस ने नहीं पढ़ाया। अब तो 10th तक तुम्हारे साथ, तुम्हारे अंडर ही पढ़ के आए हैं बच्चे। बिल्कुल ठीक, आपके पास तो नई जनरेशन आ गई है ना? तो अब तुम पे क्या बहाना है कि बच्चे क्यों फेल हो रहे हैं? शिक्षा क्रांति की बात करी, बहुत बड़ी एक 2019 में स्किल यूनिवर्सिटी की बात करी थी, स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी। याद है? बहुत बड़ा बजट लेके आए थे और बहुत जोर शोर से कहा गया था, मछली कितनी भी तेज तैर जाए, उससे कहो पेड़ पे चढ़े तो चढ़ नहीं पाएगी। और हम हर तरीके के कोर्सेज लेके आ रहे हैं, बच्चे को जिसमें कोर्स करना वो कर। आपको स्थिति पता है उसकी क्या है? यू विल बी सरप्राइज, मोर देन 50 कोर्सेज हैव बीन डिसकंटिन्यूड। 50 से ज़्यादा कोर्सेज डिसकंटिन्यू कर दिए गए हैं। जहाँ 6,000 कुछ सीटें होती थी, आज 2400 कुछ सीटें रह गई हैं सिर्फ। व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दैट? एडमिशंस नहीं हो रहे। 5 काउंसलिंग के बाद मात्र 500 एडमिशन हुए उस 2400 में से भी। उसकी वजह सबसे बड़ी है कि पहले जो कॉलेजेस, इन्होंने नया कुछ नहीं खोला, जो कॉलेजेस आईपी यूनिवर्सिटी में होते थे, जहाँ पे पॉलिटेक्निक होता था, कुछ होता था, उन्हीं को यूनिवर्सिटीज़ का कैंपस बना दिया और उनकी फीस इतनी बढ़ा दी कि गरीब बच्चा उसे अफोर्ड नहीं कर सकता। आपको एक टिपिकल एग्जाम्पल देता हूँ। एक इंस्टीट्यूट है शकरपुर में, लक्ष्मीनगर विधानसभा में ही आता है। वहाँ का एक कोर्स था स्टेनोग्राफी का, डिप्लोमा कोर्स था। वहाँ से कोर्स करके बच्चा, गवर्नमेंट जॉब उसकी स्टेनोग्राफी की लगती थी और जॉब लग जाती थी। 60 सीटें होती थी, 2,000 रुपये फीस होती थी। वो आईपी यूनिवर्सिटी के अंडर में आता था। वहाँ पे उन्होंने स्किल यूनिवर्सिटी का कैंपस खोल दिया। वो वाला कोर्स इन्होंने डिग्री कोर्स बना दिया। उसकी फीस 50,000 रुपये सेमेस्टर कर दी।
जो 2,000 रुपये में करने आता था वो 50,000 रुपये सेमेस्टर कहाँ से देगा? तो अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा। प्रीमियम कोर्स था, फ्लैगशिप कोर्स था, पूरी दिल्ली से बच्चे उसमें पढ़ने आया करते थे और उनको नौकरी मिल जाया करती थी। आज वो कोर्स डिसकंटिन्यू हो चुका। मोस्ट सॉफ्ट आफ्टर कोर्स था डिप्लोमा में, वो कोर्स डिसकंटिन्यू हो चुका है। उसी जगह पे MBA कोर्स हुआ करता था, 35,000 रुपये साल की फीस होती थी उसकी, 70,000 रुपये में बच्चा करके निकल जाता था। गरीब घर का बच्चा आके भी MBA कर लिया करता था 200 के ऊपर ये, और इतना सॉर्ट आफ्टर केस कोर्स था कि 200 के ऊपर अगर रैंक आती थी तो समझा जाता था कि उसमें मिलेगा ही नहीं। उसकी भी फीस बढ़ा के 50,000 रुपये सेमेस्टर कर दी गई। एडमिशन्स ना होने की वजह से वो MBA कोर्स जो सबसे हिट कोर्स था IP यूनिवर्सिटी में, वो डिसकंटिन्यू कर दिया। ये शिक्षा क्रांति की बात, ये नई शिक्षा क्रांति, ये शिक्षा क्रांति की बात करते हैं। अगर मैं आपको एक कोर्स के बारे में बता सकता हूँ जो इन्होंने चुपचाप सन्नाटे में डिसकंटिन्यू कर दिया है। एक कॉलेज में कितने एडमिशन हुए हैं वो आपको मैं बता सकता हूँ। किसी कॉलेज में 5 एडमिशन हो रहे हैं, किसी में 6 एडमिशन हो रहे हैं। बताएं ये शिक्षा क्रांति के बारे में। राम को मानते हैं आप? बहुत मानता हूँ, जाहिर सी बात है, त्यागी हैं। बहुत मानता हूँ। और ये तो जब जेल से आते हैं तो मंदिर जाते हनुमान हैं। मंदिर जाते हैं। मंदिर जाके मैं आपको एक मंदिर की भी बात बता देता हूँ। एक टिपिकल चीज़ बता रहा हूँ, और कोई भी MLA मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आम आदमी पार्टी का, इस चीज़ को झुटला नहीं पाएगा। हनुमान भक्त होने का प्योर प्रपंच है जो आम आदमी पार्टी करके दिखाने की कोशिश करती है। कभी केजरीवाल जी का टोपी में फोटो आ जाता है, अचानक से एक ऑर्डर आता है कि सारे के सारे MLA अपने यहाँ पे सुंदरकांड का पाठ कराएंगे और इतने बैनर लगने चाहिए, इतने पोस्टर लगने चाहिए। ये ऑफिशियली आता है। एक सुंदरकांड को मॉनिटर करने के लिए कमेटी बनी हुई है, सुंदरकांड मॉनिटरिंग जी, कमेटी। कि करवाया गया है और कैसे करवाया जा रहा है, उसे ठीक से एडवर्टाइज किया जा रहा है कि नहीं, अपना एक सॉफ्ट हिंदुत्व दिखाने के लिए। ये प्रपंच है और ये सॉलिड प्रपंच है। यानी कि हिंदू भी दिखाना है, हाँ, मैं हिंदू भी दिखाना है। मैं हिंदू हूं ये दिखाना है। मैं पता नहीं, मतलब आपको अपना रिलीजन दिखाने की जरूरत पड़ रही है क्योंकि आप, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि आपके अंदर अपने ऊपर फेथ नहीं है, अपने बिलीफ के ऊपर। मेरे बहुत मुस्लिम दोस्त हैं और बहुत प्रेम करते हैं। लक्ष्मी नगर में जो मुस्लिम एरिया में मैं जाता हूँ, बहुत प्यार है उन लोगों को मेरे से। पर मुझे कभी अलग से ये दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती कि जो है कि मैं हिंदू, मैं हूं हिंदू। हर तरीके से अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूं कि मैं सनातन धर्म में पैदा हुआ हूं। पर प्रपंच करके दिखाने की कोशिश सिर्फ क्योंकि पॉलिटिकली compete करना है आपने किसी के साथ में, ये बहुत अजीब है। और फिर दूसरे को धर्म की राजनीति के ऊपर बताना, पाठ पढ़ाना, ये और भी गलत है। अब बताइए, समाज कल्याण मंत्रालय पे आपने एक ट्वीट किया था, मंत्रालय खाली पड़ा है। हाँ, मैंने समाज कल्याण मंत्रालय के ऊपर एक ट्वीट किया था। वो मंत्रालय खाली पड़ा हुआ है। अभी कुछ दिन पहले एक जो है आशा किरण नाम का एक, उसमें बच्चों के साथ बच्चों की डेथ हुई, वो समाज कल्याण मंत्रालय में आता है। और उसमें सब ने एक दूसरे के पे उंगली उठाई, स्पेशली आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं उन्होंने उठाई। और वहाँ पे देखिए, फिर से मैं उसी पे आता हूँ, ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स में मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग एंड यू डोंट हैव अ मिनिस्टर। मिनिस्टर है ही नहीं आपके पास में। आपसे ज़्यादा गैर जिम्मेदार और कौन सी सरकार हो सकती है? तो डिपार्टमेंट का चार्ज तो होगा किसी मंत्री के पास। पता नहीं ना, बताए ना किस मंत्री के पास में है, उसे सामने आके बताना चाहिए। आपके पास नहीं है, इसलिए नहीं है कि चीफ मिनिस्टर की सहमति के बिना कोई मंत्री बनाया नहीं जा सकता। और चीफ मिनिस्टर जेल में और है। चीफ मिनिस्टर जेल में है। चीफ मिनिस्टर को कुर्सी प्यारी है, दिल्ली की जनता प्यारी नहीं है। वो अपनी कुर्सी छोड़ेंगे नहीं तो नया मंत्री बनेगा नहीं, बाहर वो आएंगे नहीं। तो दिल्ली को अनाज छोड़ दो। तो दिल्ली को अनाज छोड़ रखा है। आप इसको सोच के देखिए एक बार, कितनी रिडिकुलस बात है कि आप अपने सीट के लालच के चलते, जब तक आपकी पत्नी इस लायक नहीं हो जाती कि वो आपकी जगह पार्टी को संभाल ले, आप तब तक सीट नहीं छोड़ेंगे। यानी कि वो इस कोशिश में है कि दिखाई नहीं देता, सबको दिखाई देता है। सारे के सारे हाजिरी मारने जाते हैं।
एमएलएस की वो मीटिंग बुलाती हैं, वो पार्षदों की मीटिंग बुलाती हैं, वो स्टेज से आज भाषण देती हैं, सब कुछ देती हैं। तो ये तो है ही है। पीएससी कौन हेड कर रहा है आजकल? और मैं अनऑफिशियली तो मैंने सुना है वही सुनीता head जी। कर रहे हैं। जी, तो ये क्या पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी है या पर्सनल एजेंडा कमेटी है? ये परिवार के अफसर कमेटी है। परिवार के अफसर कमेटी है। केजरीवाल तानाशाह हैं? हाँ, मैं कहूँगा बहुत हद तक, काफ़ी हद तक केजरीवाल जी जो है कोशिश करते हैं इस चीज़ को। कोशिश क्या करते हैं, एक्चुअली किसी की हिम्मत भी नहीं है उनके सामने बोलने की। ये तानाशाही तो इसी में पता चल गई होगी स्वाति मालीवाल वाले केस में, कि वो पिटवा भी सकते हैं। और ये पहली बार नहीं है कि किसी को उस घर में पीटा गया हो। वो तो क्या उस घर में क्या कभी सेक्रेटरी को पीट देते हैं? जो इनका गैंग है क्या पीटने में काम आता है क्या? कभी सेक्रेटरी को पीट दिया, कभी अपनी राज्यसभा सांसद को पीट दिया, कभी अपने मंत्री को पीट दिया। बहुत कुछ हुआ है। और जो कि मैंने आपको पहले भी कहा कि आदमी उस वक्त, जिस वक्त पार्टी में मैं था, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई कि ये सोच के कि कुछ बड़ा अच्छा हो रहा है करके उन्हें ढकने की कोशिश की गई बार बार, और मैंने भी ढका। पर कभी कभी जो है एकदम लेवल रीच हो जाता है जब आपको लगता है कि अब और सहन नहीं हो सकता। चाहे वो मेडिकल सप्लाइज कोरोना के टाइम पे उनको खरीदने में गड़बड़ करी हो, चाहे आज की तारीख में बिजली और पानी में आपको दिखाई दे रहा हो। बिजली का लोगों को लगता है कि उनका तो बिल नहीं आ रहा है, तो अगर कोई टैक्स बढ़ भी जाए तो हम पे क्या फ़र्क पड़ता है। अभी पीपीएसी बढ़ाया था पीछे, थोड़ा सा टेक्निकल है, तो पावर परचेज के लिए एलोकेशन होता है, वो बढ़ाया उन्होंने, वो टैक्स बढ़ाया उसके लिए। अल्टीमेटली वो बिल का पार्ट होता है। अब बिल कोई इंडिविजुअल दे या सब्सिडी के नाम पे उसकी जगह गवर्नमेंट दे। और ये होता है कि जब बिजली महंगी खरीदनी पड़ती है उसके लिए, आप महंगी क्यों खरीदते हो? क्योंकि आपने प्लानिंग नहीं करी, या आप उन उद्योगपतियों के जिनसे कि आप बिजली खरीद रहे हो, उन उद्योगपतियों को आप फायदा पहुंचाना चाहते हो। क्योंकि आप जब उनको फायदा पहुंचाओगे तभी आपके घर पे अंडरस्टूड है। फायदा होगा। तो उसके लिए ये पीपीएसी धीरे 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 बढ़ा के 45% तक कर दिया, जो था ही नहीं पहले। ये 45% तक पहुंच गया है। लोग अपने बिल देखें जिनके यहाँ पे आ रहे हैं, क्योंकि अधिकांश जनता का बिल नहीं आता, कम आता है, या सर्दियों में तो बिल्कुल भी बहुत कम लोगों का आता है। उन्हें लगता है कि हमारे पे क्या फ़र्क पड़ता है। पर ये जो भी टैक्स जा रहा है, चाहे गवर्नमेंट के माध्यम से, ये आप ही के पैसे हैं जो जा रहे हैं। आप खुश तो हो जाओगे, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से आपकी जेब से ही ये पैसा जाएगा। मेरठ का एक लड़का, अब मैं थोड़ा व्यक्तिगत आ रहा हूँ। मेरठ का एक लड़का दिल्ली आता है, एक आंदोलन में शामिल हो जाता है। कोई ऐसा व्यक्तिगत एक्सपीरियंस मुझे बताओ नितिन भाई, कि जब आप के परिवार को आपकी ज़रूरत थी, लेकिन आपने परिवार से ज़्यादा, परिवार की जिम्मेदारियों से ज़्यादा इस पार्टी की जिम्मेदारियों को ज़्यादा समझा। कोई एक ऐसा एक्सपीरियंस बताओ। देखिए, ऐसे तो अगर मैं सोचूंगा तो बहुत सारे इंस्टेंसेस होंगे, और बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस होंगे जिसमें कि, और ये बहुत अभी रिसेंटली तक का भी होगा, पर परिवार में और किसी का नाम लेके कि उसको किसी वक्त कोई ऐसी प्रॉब्लम हुई और मैं नहीं रहा, मुझे लगता नहीं कि मुझे बात करनी चाहिए। पर ये बहुत रिसेंटली तक भी ऐसा हुआ है कि जब मेरे घर पे कोई दुर्घटना हो गई, पर मैं पार्टी के काम में बिजी होने की वजह से मैं वहाँ पे नहीं रहा। तो ये तो लगातार चलता रहता है और चला है। पर मेरा क्योंकि खुद का बिलीफ था जो मैं कर रहा था उसके अंदर, तो मुझे वो जस्टिफाइड लगता था। आज सोच के देखता हूँ तो मूर्खता थी। एक फ़ोटो देख रहा था, मैंने मोबाइल उठा लिया अपने हाथ में, मैंने सेव किया हुआ है इसको अपने फ़ोन में। नितिन, और उसके नीचे लिखा है नटी, इडियट, ट्रिकी, इनोसेंट एंड नॉटी। अच्छा, ये यू नो दैट? ऑफ कोर्स यू नो दैट बिकॉज इट्स फ्रॉम योर टाइम लाइन। इट इज़ यस, ओके। एग्जैक्टली, यू कैन सी दिस। अच्छा, दिस मस्ट बी क्वाइट ओल्ड। आई अगेन स्पेल इट। नितिन, नटी, इडियट, ट्रिकी, इनोसेंट एंड नॉटी। क्या नितिन ऐसे ही हैं? हाँ, डेफिनेटली ऐसा रहा हूँ मैं, बिल्कुल। बहुत देखिए, हम लोग बहुत टाइम से एक दूसरे को जानते हैं। हर लाइफ के हर पार्ट को बहुत इन्जॉय किया मैंने। आंदोलन को भी बहुत इन्जॉय किया, राजनीति में जो सब कर रहे थे उसको भी इन्जॉय किया। और हम लोग जब सड़कों पे घसीटे जाते थे तो भी मुस्कुरा के ही घसीटे गए। और आपकी इनोसेंसी को छला गया उस वक्त में, कह सकते हैं। मैं कह सकता, मैं नहीं, हजारों हजारों लोग ऐसे हैं जिनकी इनोसेंस को छला गया है।
हमारी टीम के कितने सारे बच्चे ऐसे थे जो उस वक्त पढ़ रहे थे। मैं कितने ऐसे बच्चों को जानता हूँ। लक्ष्मी नगर हब हुआ करता है CA CS ICW की स्टडीज़ का, पूरे नॉर्थ इंडिया जानता है। कितने बच्चे ऐसे हैं जो अपने घर को छोड़ के आके वहाँ पे CA स्टडीज़ कर रहे थे, जिनका एक ग्रुप 2 ग्रुप क्लियर हो गए थे, पर पार्टी में जुड़ गए देश के लिए कुछ करने के लिए, उसके बाद से लेके आज तक दूसरा ग्रुप नहीं क्लियर कर पाए। CA बनने का आइडिया ही ड्रॉप करना पड़ गया। वो किसी ने फिर बाद में लॉ करी, किसी ने कोई छोटा मोटा जॉब किया कुछ। मैं इतने अनगिनत बच्चों को जानता हूँ जिन्होंने शायद अपने करियर को दाव पे लगाया। वो उनकी इनोसेंस थी, उनको तो यही लग रहा था कि देश के लिए आ रहे हैं, पर इन लोग के दिमाग में कुछ और था कि एक बार पहुंच के इतना बड़ा महल बना लेंगे। वो टिपिकल एक एग्जाम्पल है। मैं बार बार अगर महल के लिए कह रहा हूं ना, तो वो ये है कि वो टिपिकल एग्जाम्पल है कि तुम्हारे दिल में क्या था। जब तुम वादा कर रहे थे कि मैं बड़ा घर नहीं लूंगा, तुमने उस एग्जिस्टिंग घर को, जो ठीक है डिसेंट घर था, उसको तोड़वा के उससे 4 गुना बड़ा घर तुमने बनवाया। इतना महंगा घर तुमने बनवाया क्योंकि वो अब मन के अंदर जो है ना, अब दिल के अंदर जो इच्छा है वो उस तरीके से रहने की है, वो सिंपल रहने की नहीं है। तो क्या ये रिनॉल्ड्स का पेन जो है, जो जेब में जी, दिखता है ना, ये झूठ दिखता है। जो चप्पल और वो बाहर निकली ये हुई सब बैगी झूठ पैंट दिखता शर्ट, है। मैं ऐसे ऐसे नेताओं को जानता हूं जो 2013 में जब चुनाव लड़ रहे थे या आंदोलन के टाइम पे थे, उनके कॉलर फटे होते थे, उनके पैंट के पूंचे फटे होते थे। आज बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं। कहां से पढ़ रहे हैं? कहां से आया पैसा? तनख्वाह तो नहीं है इतनी। मैं भी MLA रहा हूं, मुझे पता है कितनी तनख्वाह होती है। कहां से आया पैसा? उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग नहीं पूछते उनसे। क्यों नहीं पूछते? इसकी भी वजह बताता हूं। क्योंकि जो पूछने वाले थे उन्हें तो घर बैठा दिया गया। आज वही लोग साथ में, जो इसी महत्वाकांक्षा के साथ में उनके साथ चल रहे हैं। यही वजह है आम आदमी पार्टी में ये जो बदलाव आया, जो सब लोग बदल गए। ऐसे ऐसे लोग जो छोटा छोटा बिजनेस करते थे उसे भी बंद करके बैठ गए, जिन्हें ये नहीं पता था कि कल को क्या कर पाएंगे। मैंने सुना है जब आप पिछली बार के इलेक्शंस, जब आप कुछ वोटों से हार गए, उसके बाद में जो MLAs हैं उनको वसूली के टारगेट भी दिए जाते हैं चीफ मिनिस्टर ऑफिस से या पार्टी के सर्वे सर्वा के दफ्तर से। हाँ, चंदा के नाम पे कहा जाता है इतना चंदा तुमको इकट्ठा करना पड़ेगा। ये हुआ है और बहुत सारों के साथ में हुआ है, और बहुत सारों को बोला गया इस तरीके से, धमकाया भी गया। कई लोगों की टिकट इस वजह से नहीं हुई, जिनको मैं जानता हूँ, जो लोग पैसे नहीं कफ अप कर पाए, नहीं, या उन्होंने क्वेश्चन किया कि जब हमने कमाया नहीं है तो हमसे मांगा क्यों जा रहा है। यहाँ तक भी ऐसे लोग हैं जिनको ये कहा गया कि अगर 5 साल MLA रहने के बाद तुम इतना पैसा नहीं दे सकते हो तो बेकार है तुम्हारा MLA बने रहने में। ये जेन्युइन बात है, और बहुत सारे MLA इस बात में बता देंगे आप लोगों को। ये तो आप दूसरी ही तस्वीर आम आदमी पार्टी की आज बता रहे हैं। ठीक है, देखिए, मुझे लगता है चंदा चाहिए होता है पार्टी को चलाने के लिए, पर चंदा इकट्ठा करना और चंदा को लाने का तरीका वो होना चाहिए जो पहले चला था। आप सोचिए, एक समय पे थी कि 20 करोड़ रुपए का टारगेट बनाया आम आदमी पार्टी ने चंदा इकट्ठा करने का। 20 करोड़ रुपया आ गया, अरविंद केजरीवाल जी ने अनाउंस कर दिया कि 20 करोड़ रुपया आ चुका है, अब और चंदा देने की जरूरत नहीं है। याद है आपको? ये समय था, बिल्कुल समय था। आज ऐसा कुछ है? वो भी समय था जब इलेक्शन में कितना पैसा खर्च हुआ उसका भी ब्यौरा दिया जाता था बकायदा सोशल Absolutely. मीडिया पर आकर। हम कोई हमने मेरे इतना- सामने मेरे साथ में ऐसे लोग गए हैं जिन्होंने जाके चेक से चंदा दिया। उन्होंने ये तक कहा कि हम कैश में बहुत दे सकते हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने साफ मना कर दिया कि मैं नहीं लूंगा। आज क्या कैश नहीं होता? आज आप फंसे बैठे हो, चारों तरफ से घिरे बैठे हो, क्योंकि एक सिर्फ लिकर पॉलिसी बात नहीं है। लिकर पॉलिसी क्यों आई, क्या वजह रही, वो तो एक है मुद्दा। 50 ऐसी चीज हैं जिसमें आपको लगेगा कि यार ये पार्टी ने कैसे कमा लिया, गवर्नमेंट इस चीज को लेके ही क्यों आई, क्यों ऐसा किया गया। इसके ऊपर एक पॉडकास्ट अलग से कीजिएगा। मैं आपको इतने ही मुद्दे दूंगा, जितने मिनट का पॉडकास्ट होगा उतने मिनट के उतने मुद्दे दे दूंगा। दिल्ली में चुनाव आ रहे हैं, चलिए मैं आखिरी आपसे कुछ पूछता हूँ। दिल्ली में चुनाव आ रहे हैं, 10 साल हो गए आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में होते हुए। क्या कहना चाहेंगे दिल्ली से, दिल्ली के लोगों से क्या मैं कहना चाहेंगे? 1-2 लाइन में बोल दूंगा कि 9 साल दिल्ली बेहाल नहीं चाहिए केजरीवाल। सोच के देखिए, जो लोग आपकी सड़क के गड्ढे नहीं भर सकते, जो आपके यहाँ की नालियाँ साफ नहीं कर सकते, जो आपके बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, लिखा नहीं सकते, जो आपका इलाज नहीं करा सकते, जिनके चलते
अस्पतालों में दवाइयाँ ख़त्म हो चुकी हैं, जिनके चलते अस्पतालों में ऑपरेशन नहीं हो पा नकली रहे हैं। दवाइयाँ भी मिलती हैं। नकली दवाइयाँ मिल रही हैं। इन लोगों पे क्यों भरोसा कर रहे हो? किस चीज़ के लिए भरोसा कर रहे हो? क्या वजह कि आज दिल्ली इन लोगों के ऊपर भरोसा करके चले? आप सोचिए एक बात, एक मैंने वीडियो डाला था 1000 रुपए के फॉर्म वाला, जिसमें मैंने कहा था कि ये झूठ है जी, याद है मुझे, मैंने देखा था। है ना? पंजाब में जब चुनाव लड़े और 92 सीट्स आई थी, वो फॉर्म भरवाया गया था। आज 2.5 साल हो गया, पंजाब में क्यों नहीं वो स्कीम लॉन्च हुई? वहां तो कोई एलजी नहीं है रोकने वाला, कोई एलजी नहीं है वहां पे रोकने वाला। 1 साल पहले एक स्कीम आई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, ये बोला गया था कि पानी के बिल माफ कराए जाएंगे, वन टाइम सेटलमेंट स्कीम आएगी 1 अगस्त 2023 से, अखबारों तक में आया था। उसका आज तक कैबिनेट नोट नहीं बना। अगर कैबिनेट नोट नहीं बना तो कैबिनेट ने पास नहीं किया तो एलजी पे गया नहीं। आम आदमी पार्टी के नेता ऑलरेडी गली गली जाके बिल फाड़ चुके हैं कि एलजी ने रोक रखा है, एलजी ने रोक रखा है, और बिल फाड़ दो, बिल में आग लगा दो, केजरीवाल जी आपका बिल माफ जरूर करवाएंगे। जिसका 25,000 का बिल था उस टाइम पे 50,000 का हो चुका, जिसका 1 लाख का बिल था 2 लाख हो चुका। कौन देगा ये पैसे? यानी कि झूठ फैलाते हैं गली गली मोहल्ले में जाकर के। डेफिनेटली ये 1000 एलजी ने रुपए रोक का रखा फॉर्म है। झूठ है। कह रहे हैं हमने फंड एलोकेट कर दिया, हमने स्कीम पास कर दी। फंड एलोकेट करना तो सबसे आसान चीज है, फंड आएगा तो एलोकेट मिल भी जाएगा। क्या स्कीम पास हो गई है? क्या उसका कैबिनेट नोट बन गया है? क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे? कैसे होगा? किस उसकी तरीके से डिस्पर्सल होगा? क्या इसके ऊपर कोई भी कार्रवाई की गई है? कोई प्लान बनाया गया है? अगस्त खत्म होने वाला है, 4 महीने बाद 5 महीने बाद चुनाव है, तो झूठ बोल रहे थे ना आप। लोकसभा चुनाव जीतने के लिए झूठ बोल रहे थे आप पब्लिक से। और मुझे तो, क्योंकि मैं अंदर, आपको पता है कि काफ़ी ठीक ठाक, बहुत पुराना मैं साथी रहा हूँ सबका, मुझे पता है कि लाने की कोई प्लानिंग ही नहीं थी। जब आप बता रहे हैं कैबिनेट नोट ही नहीं बना तो एलजी के पास तो जाने का कोई मतलब ही नहीं, और ये तो झूठ है। लाने की प्लानिंग नहीं प्लानिंग ही है, नहीं थी, सिर्फ मंशा ही और नहीं सिर्फ थी। मंशा ही नहीं थी। मंशा नहीं है, झूठ बोल के आप पिछले 6 साल से 7 साल से बुजुर्गों की पेंशन तो दे नहीं पा रहे हो। अंदाजा है आपको इस बात का? पिछले 6-7 साल से एक भी बुजुर्ग की नई पेंशन नहीं लगी है दिल्ली के अंदर। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंदर ही आती है वो भी। एक भी बुजुर्ग की पेंशन नहीं लगी है। आप वो कैसे ले आओगे फॉर्म? 1000 रुपए महिला को देने की आप बात कर रहे हो, महिलाओं को, आप बुजुर्गों की पेंशन दे नहीं पा रहे हो, वो आप ला नहीं रहे हो, जिन बुजुर्गों को सच में बहुत ज्यादा जरूरत है यहां पे। और मेरी इस वक्त भी जो मैंने कहा था वो ये था कि आप घर घर भेज के कार्यकर्ताओं से क्यों साइन करवा रहे हो फॉर्म? चलिए आज नहीं तो कल मैं मान लेता हूं कि आप ये ले आओगे स्कीम, लेकिन अगर आप फॉर्म भरवाओगे तो तीसरे चौथे महीने कार्यकर्ता के घर पे लोग आके दरवाजा खटखटाने लगेंगे, भैया पैसे कब से आएंगे? अभी आप नहीं कर रहे हो। तो ऐसा मत करो कि कार्यकर्ता, देखिए कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी का बहुत सिंपल है, मैं मानता हूं इस बात को, भोला है और छला जा चुका है, रियलाइज नहीं कर रहा, आज नहीं तो कल रियलाइज कर जाएगा कि छला जा चुका है वो, लेकिन अभी तो उस छलावे में है, वो जा रहा है और जाके फॉर्म भरवा रहा है। कल उसका बेचारे का अपनी गली में निकलना भारी हो जाएगा। जब उससे जवाब आज कार्यकर्ता बोलते हैं, आपको अंदाजा है कितने फॉर्म भरे गए? लाखों फॉर्म भरे गए हैं उसके ऑलरेडी, और वो कहाँ पे हैं वो फॉर्म्स? उसी कार्यकर्ता के घर पे पड़े हैं जिसने भरे थे। पार्टी ने वापस कलेक्ट तक नहीं किए, बड़ी खबर बता रहे हैं एक फॉर्म नहीं कलेक्ट किया है। हर उसी कार्यकर्ता के घर पे वो फॉर्म पड़े हुए हैं। बहुत जिम्मेदारी के साथ आपको कह रहा हूं मैं। इस लेवल का झूठ बोल के आप क्यों राजनीति करना चाहते हो? मैं तो नहीं करना चाहता। पंजाब का जिक्र किया अभी आपने, वही ना पॉडकास्ट का एक की खूबसूरती होती है कि आप बातों में से बातें निकलती चली जाती है, और फिर मेरा मन नहीं करता कि मैं आपको छोड़ दूं। अभी बड़ी मुश्किल से तो आप आते हैं। नितिन गडकरी जी ने एक चिट्ठी लिखी है अभी भगवंत मान को कि पंजाब में जितने भी हाईवे के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वो बहुत जल्द बंद कर दिए जाएंगे अगर वहाँ की कानून व्यवस्था ठीक नहीं हुई तो, क्योंकि वहाँ अधिकारी ठेकेदार काम करने को तैयार नहीं। क्या पंजाब के हालात वाकई में बद से बदतर होते जा रहे हैं? डेफिनेटली जब आप गलत लोगों के साथ हाथ मिलाओगे सत्ता में आने के लिए, तो वो गलत लोग सत्ता में आने के बाद में जिस वजह से हाथ मिलाया था उसका फ़ायदा तो उठाएंगे। ये चीज़ उन लोगों से हाथ मिलाने से पहले सोचनी चाहिए थी। तो पंजाब में गलत लोगों से हाथ मिलाया पार्टी? डेफिनेटली मिलाए होंगे, क्यों नहीं मिलाए होंगे?
ऐसे ऐसे लोग पंजाब में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं जिनका नारा एक समय पे हुआ करता था, पहले कटेगा मोना फिर कटेगा जोना। आप रहे हो पंजाब में, मुझे पता है आपने पंजाब में काम किया है, और वहाँ पे जो अध्यक्ष रहे हैं वो उसी गुट में से आया करते थे जिनका ये नारा हुआ करता था। चलिए नितिन भाई, बहुत सारी बातें आज आपसे हो गई और बहुत मज़ा भी आया। तो दोस्तों, नितिन भाई मेरे साथ थे और नितिन भाई से बहुत सारी बातें हुई, और नितिन भाई अब चूंकि बीजेपी में आ चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका Thanks, sir. नितिन त्यागी जी मेरे साथ इस पॉडकास्ट में, न्यूज़ स्कूप अनप्लग्ड के इस शो में आने के लिए। नेक्स्ट पॉडकास्ट आपके साथ बहुत जल्द करेंगे, और आपने जैसा प्रॉमिस किया कि बहुत सारा डेटा आप लेके आएंगे और बहुत सारी खबर आप देंगे मुझे नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तो मैं उसका बेसब्री से इंतजार करूंगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे नितिन त्यागी जी। नितिन त्यागी जी से बहुत सारी बातें हमने की। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ हम न्यूज़ स्कूप पर आपके लिए इसी तरीके से नई नई चीज़ें लेकर आते रहेंगे। आप जुड़े रहिए न्यूज़ स्कूप के साथ। नमस्कार।